आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि कराची में डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के इरादे हमने खाक में मिला दिए। बोले यह हमला किसी दुश्मन एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता। मजीद कहा भारतीय एजेंसी रॉ की फ्रस्ट्रेशन आपके सामने है। दहशतगर्दों के इरादे हमने खाक में मिला दिए। कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तफसीली तहकीकात करेंगे। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि दहशतगर्दों ने दिल बर्दाश्ता होकर कार्रवाई की। इसे 10:02 पर एक गाड़ी जिसमें 4 दहशतगर्द सवार थे वो आए और यहां पे उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और फायरिंग की। ये वाकया 10:02 पर शुरू हुआ और इस पूरे वाकये का जो इख्तिताम है वो 10:10 पे हो गया। यानी 10:02 से लेके 10:10 तक ये टोटल 8 मिनट की कार्रवाई थी, जिसके अंदर 4 दहशतगर्द और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जो एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स था जिसमें रेंजर्स, पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के जो इदारे थे, जो कि हमारी कंबाइंड एक सिक्योरिटी नेटवर्क था, उन्होंने 8 मिनट में इन 4 दहशतगर्दों को मारा और इनको अपने अहदाफ हासिल नहीं करने दिए। एक बहादुराना मुजाहरा था उन सिक्योरिटी के मामूल उन जवानों का जिन्होंने 2 दहशतगर्द को पहली ही एंट्रेंस पे मार गया और 2 आगे की तरफ रवाना हुए। इस प्रोसेस में एक जो पुलिस सब इंस्पेक्टर थे वो शहीद हुए, जो कि आउटर टिकट के ऊपर थे। और जिस तरह बाकी 2 दहशतगर्द आगे आए तो ये अगले 5-6 मिनट में रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी के बाकी इदारों ने उनका मुकाबला किया, फायर एक्सचेंज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 10:10 पे बाकी 2 भी मारे गए। और इस तरह जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी उसके अंदर वो दाखिल नहीं हो सके। वो जो एंट्रेंस रोड है उसी के ऊपर ये चारों मारे गए। इसे 10:02 पर कराची में डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के इरादे हमने खाक में मिला दिए हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ सोलंकी और अता हुसैन। अशरफ, डीजी रेंजर सिंध ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी तक की क्या अपडेट्स हैं? डीजी रेंजर्स ने इससे पहले जो है स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी किया और तमाम तफसीली जायजा लिया। उसके बाद डीजी रेंजर्स और एडिशनल आईजी की जानिब से न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने की जो बात करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम मिट्टी में मिला दिए हैं और आइंदा भी ऐसे दहशतगर्दी के हमलों को नाकाम बना दिया जाएगा। और पुलिस के जवान, रेंजर्स के जवान तैयार हैं और उन्होंने फौरी तौर पर जो है इस वाक़े को जो है टैकल डाउन किया, जिसकी वजह से ये हमला नाकाम बना दिया गया। और इस हमले के दौरान जितने भी एहलकार शहीद हुए हैं उनकी शहादत की वजह से जो हमला नाकाम हुआ है। और उन्होंने डीजी रेंजर्स उमर अहमद बुखारी ने मजीद कहा है कि दहशतगर्दों का जो स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का जो मकसद था वो कराची के अमन को तबाह करना था और कराची की पूरे मुल्क की मईशत को तबाह करने की कोशिश की गई, लेकिन उसको हमारे जवानों ने मट्टी में मिला दिया। स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ उस पर उन्होंने कहा कि 10:02 पर कार में सवार 4 दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज में अंदर दाखिल हुए और 10:10 पर चारों हमलावर मारे गए। हमला टोटल 10:02 पर हुआ और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने 2 दहशतगर्दों को दाखिली गेट के आते ही जो है हमला करके को बाद में जो है मुकाबले के दौरान मारा गया और उनसे जो असलहा बरामद किया गया है, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कराची में एक बहुत बड़ा ये स्टॉक एक्सचेंज पर मंसूबा था, हमला था और
इसको इमारत को न सिर्फ तबाह करने का मंसूबा था, बल्कि यहाँ पर बैठ के कुछ चीजें मनवाने की कोशिश भी जो है नाकाम बना दी है। और इस हमले में जो भी मुलविस लोग हैं उनको भी जो है करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी और उनको भी जो है सामने लाया जाएगा। इन 4 इस वाक़े में मुलव्विस तमाम तर अफराद को सजा दिलवाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, अता हुसैन से भी मजीद इस पर बात कर लेते हैं। अता, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तफसीली तहकीकात भी की जाएंगी। तहकीकात का क्या तरीकाकार होगा, कोई टाइम फ्रेम है, किस तरह से अमल में आएंगी ये सब कुछ? जी देखें, बिल्कुल पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया है। कराची के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इमारत में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्द जो है कार में सवार होकर आने वाले 4 दहशतगर्दों ने स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी, जिस पर इमारत की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें रोका। मुलजिमान ने दस्ती बम फेंका और फायरिंग कर दी, जिससे सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, मगर जवा मर्जी से मुकाबला करते हुए 2 दहशतगर्दों को दरवाजे पर ही जहन्नुम वासिल कर दिया है, जबकि दीगर 2 मुलजिमान भी चंद कदम के फासले पर ही फोर्सेस की गोलियों का निशाना बन गए। अब से कुछ देर कबल डीजी रेंजर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका कहना था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत हमले के हवाले से आगाह करना है। स्टॉक एक्सचेंज पर जो ये हमला हुआ है, डीजी रेंजर्स का ये कहना है कि 10:02 पर कार में सवार 4 दहशतगर्द आए थे। उसके बाद 10:10 पर चारों हमलावर जो है मारे गए हैं। हमला 10:02 पर हुआ था। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के बायस हमला नाकाम हुआ है। पहले पोस्ट पर जो चेक पोस्ट बनी हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे और अशरफ सोलंकी हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम हो गई, अमन जीत गया। कराची के अमन को तबाह करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे। स्टॉक मार्केट हमले के बाद भी पाक वतन के मुहाफिजों ने कराची के अमन को तबाह करने की कोशिश को नाकाम बना दिया, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में आज जो हमला हुआ उस कार्रवाई को नाकाम बना दिया गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्द मारे गए। हमले में 1 पुलिस अफसर और एहलकार समेत 6 अफराद जान बहक हो गए, जबकि मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है और 34,170 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर IRF के जवानों का वीडियो बयान सच टीवी ने हासिल कर लिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। तज्जाकार फखर काका खेल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फखर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फखर साहब, आज जिस तरह से जो हमला हुआ है उसके बाद हम कारोबार में तो तेजी देख रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि दुश्मन के अज़ाइम इसके पीछे हो क्या सकते हैं? मकासद क्या थे इस तमाम तर कार्रवाई के? देखिए, ये सिर्फ आज का वाकया नहीं है। इससे कबल उन्होंने चाइनीज कौंसलेट के ऊपर भी एक नाकाम हमला किया कराची में वाकया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने गवादर में वाकया पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के ऊपर भी एक किस्म का नाकाम हमला ही किया। और आज फिर जो कलदम तंजीम है बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली, उनकी जानिब से हमलावरों ने हमला किया था, वो हमला नाकाम बना दिया गया। दरअसल जिस तरह के सरकारी हुकाम का ये मानना है कि इसमें गैर मुल्की हाथ मुलव्विस हैं, बिल्कुल, और ये सिलसिला दरअसल 2013 में जब उस वक्त हुकाम ने बाकायदा दस्तावेजी सबूत पेश किए बीले के हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कि किस तरीके से जो ये दहशतगर्द है या अक्सरियत पसंद है वो जाली कागजात बनाकर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीके से कार्रवाइयां करते हैं। इससे कबल जो इस कलदम तंजीम की सरबराही असलम मच्छू के हाथ में थी, जिसको बाद अफगानिस्तान के सूबा कंदहार में खुदकुश हमले के जरिए हलाक कर दिया गया, उसके हवाले से खुद उसके तंजीम के जो मुतअद्दिद कारकुन हैं उनका ये मानना है कि वो अपने इलाज के लिए हिंदुस्तान आते जाते रहते थे, और इस वजह से जो कुछ और तंजीमों के बड़े थे
वो उससे नाराज थे। इस वक्त भी बैरूनी मुल्क मुकीम, खुसूसन स्विट्जरलैंड में अगर हम बात कर लें बरामदाग बुगटी की या फिर रियाज बुगटी की, रियाज गुल बुगटी की, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ नामों से अपने पासपोर्ट बनाए हुए हैं और इस बात की तमाम तर जानकारी और सबूत पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस और हसास इदारों के पास मौजूद है कि किस तरीके से वो हिंदुस्तान जाते हैं, वहां से न सिर्फ असलहे के हवाले से और माली इमदाद वसूल करते हैं बल्कि यहाँ तक भी इतलात सामने आई, मुसद्दिका इतलात कि ये लोग हिंदुस्तान गए, दिल्ली में वहां पर रॉ के नुमाइंदों से बातचीत की और उनसे कहा कि असलहे के अलावा इनको तरबियत भी फराहम कर दी जाए और इसके हवाले से अफगानिस्तान के 3 सूबों में फराहम है, कंदहार में और जो काबुल है वहां पर जो दारुलहुकूमत है अफगानिस्तान का, वहां पर इनके लिए बाकायदा दफातर कायम किए जाए, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत ने इस मामले को टेकअप किया अफगान हुकूमत के साथ और अफगान हुकूमत ने उनको ये यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन इस वक्त भी अफगानिस्तान के अंदर ऐसे कई नाकाबिल रसाई जगह मौजूद हैं, खित्ते मौजूद हैं जहाँ पर ये जो अस्करियत पसंद है ये बाकायदा न सिर्फ तरबियत हासिल करते हैं बल्कि मुख्तलिफ नामों के जरिए इन्होंने दस्तावेजात तैयार किए हुए हैं, जिसकी बिना पर ना वो सिर्फ हिंदुस्तान का दौरा करते हैं बल्कि यूरोप में मौजूद जो इनके रहनुमा हैं, जो बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि उनका इन कार्रवाई अस्करी कार्रवाइयों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसकी बाकायदा सबूत मौजूद हैं कि किस तरीके से वो इनकी ना सिर्फ निगरानी करते हैं, इनके लिए लॉबिंग करते हैं बल्कि फंडिंग भी करते हैं। खुद उन्होंने, इनके मुतअद्दिद रहनुमाओं ने वीडियो पैगामात के जरिए इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर हिंदुस्तान उनकी मदद करता है तो वो इसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर देखा जाए सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे हसास इदारे इस आज के दिन इनके लिए एक बहुत बड़ा फतह का दिन है क्योंकि जहां तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है, स्टॉक एक्सचेंज को ये पहली दफा नहीं है बल्कि इससे कबल भी हसास इदारों ने इंटेलिजेंस, ग्राउंड बेस्ड इंटेलिजेंस फराहम की थी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, पुलिस को, रेंजर्स को, उसके स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया जा सकता है और आज जब बिलाखिर उन्होंने ये हरकत कर दी तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने अर्ज किया कि चाइनीज कौंसलेट पर भी उन्होंने चढ़ाई की थी और इनका इरादा ये होता है कि इमारत के अंदर घुसकर वो काफी देर तक न सिर्फ लड़ाई करें बल्कि दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की जानिब से बहुत शुक्रिया। फखर काकाखेल साहब इस पर तज्जिया पेश कर रहे थे। वफाकी बजट की मंजूरी के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी बजट की मंजूरी का अमल इस वक्त जारी रहा और वोटिंग की जा रही थी कौमी असम्बली में वफाकी बजट की मंजूरी के हिसाब से और कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया है। बजट माली साल 2020-21 की हतमी मंजूरी दे दी गई है और कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया है। बजट माली साल 2020-21 की हतमी मंजूरी दे दी गई है। कौमी असम्बली का इजलास आज जारी रहा। वफाकी बजट की मंजूरी के हवाले से वोटिंग हुई और कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया है। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की मंजूरी के साथ बजट 2020-21 की मंजूरी दे दी गई है। कौमी असम्बली में बजट 2020-21 का सत्र राय से मंजूर कर लिया गया। बजट माली साल 2020-21 की हतमी मंजूरी दे दी गई है। अपोजिशन ने कोई भी तजवीज मंजूर ना हो सकी जबकि कौमी असम्बली में आज वफाकी बजट की मंजूरी के हवाले से इजलास जारी रहा और कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया है जबकि बजट माली साल 2020-21 की हतमी मंजूरी दे दी गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ऑन शिराजी से। ऑन शिराजी, कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया है? जी देखें, बिल्कुल कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया है जिसके बाद अब बाकायदा तौर पे जो बजट 2020-21 है उसकी मंजूरी हो गई है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत के इजलास शुरू था। अपोजिशन अराकीन और हुकूमती अराकीन की जानब से तकारीर की गई और 3 जो था नुकाती एजेंडा था इस इजलास का। तीसरे
नुक्ते में यह मामला था कि बजट की मंजूरी दी जानी थी और फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने यह कहा कि वो अराकीन जो बजट के हक में हैं वो खड़े हो जाए, और अक्सरियत जब खड़ी हो गई मतलूबा अक्सरियत के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने यह ऐलान किया कि बजट जो है वो मंजूर किया जाता है। इसमें जो अपोजिशन की जानब से तजावीज दी गई थी तरमीम की, वो सारी मुस्तरद कर दी गई हैं। कोई अपोजिशन की जो तजवीज थी उसको बजट का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसके बाद इजलास तो कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया था। हम इस बजट सेशन की अहम बात यह थी कि सेशन के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम वक्त जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है पार्लियामेंट में वहां पे बैठे रहे और उन्होंने मुख्तलिफ इत्तेहादी और अपनी जमात के अराकीन कौमी असम्बली से मुलाकात की। उसके बाद जब बजट पर वोटिंग का वक्त करीब आया तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो पार्लियामेंट के ईवान के अंदर आए, कौमी असम्बली के ईवान के अंदर बैठे और फिर उन्होंने ये सारा सिलसिला जो है उसको देखा और उसके बाद वोटिंग के अमल में वज़ीर आज़म ने भी बजट के हक में वोट दिया और उनके साथ जो हुकूमती बेंचेस पे जो अराकीन मौजूद थे और उसके अलावा जो इत्तेहादी जमातों के अराकीन आज प्रेजेंट थे उन्होंने भी बजट के हक में वोट दिया। तो जिसके बाद अब वफाकी बजट 2020-21 को बाकायदा तौर पे मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद 2020 और 21 के बजट को बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। और शराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाक वतन के मुहाफिजों ने कराची के अमन को तबाह करने की कोशिश नाकाम बना दी। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्द मारे गए। हमले में 1 पुलिस अफसर और एहलकार समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। दहशतगर्दों की कोशिशें नाकाम हो गईं। अमन जीत गया। कराची के अमन को तबाह करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे। कराची में रेंजर्स पर हमलों के बाद दहशतगर्दों ने नए मकाम पर हमला कर दिया। इस बार निशाना बनाया गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। पुलिस के मुताबिक 4 दहशतगर्दों ने आज सुबह 10 बजे के करीब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर दस्ती बमों से हमला कर दिया और ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की। इस मौका पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौका पर पहुँच गयी। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 हमलावर मारे गए। 3 दहशतगर्दों को गेट पर ही मार गिराया गया, जबकि 1 दहशतगर्द को हाल में निशाना बनाया गया। सिंध रेंजर्स ने सर्च एंड क्लियरनेस ऑपरेशन के बाद इलाके को क्लियर करार दे दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों के पास मौजूद खाने पीने का सामान, जदीद असला, दस्ती बम और दीगर अशिया को भी कब्जे में ले लिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के इंचार्ज राजा उमर खताब का कहना है कि एक दहशतगर्द की शनाख्त सलमान के नाम से हुई है। दहशतगर्द का ताल्लुक अल-अदम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA से है। उनका कहना था कि हमले में मुमकिन तौर पर राह मुलव्वस लगती है। राजा उमर खताब के मुताबिक हमलावरों के जरिए इस्तेमाल गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट जाली निकली है। नंबर प्लेट और इंजन नंबर अलग अलग हैं। गाड़ी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर RRF के जवानों का वीडियो बयान सच टीवी ने हासिल कर लिया। ड्यूटी यहाँ पे थी मेन गेट पे, तो जैसे ये आए थे गाड़ी में आए थे करोला में, जैसे बाहर निकले इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पहले सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट वाला था, उनको शहीद कर दिया था। उसके बाद सिक्योरिटी वाले और एक सिक्योरिटी जख्मी हो गया था। जैसे जख्मी हो गया तो हमारे 2 बंदे थे, 3 बंदे हम थे, 2 जख्मी हो गए थे। एक को गोली लग गई, दूसरे को यहाँ पे गोली लगी सर में, वो जख्मी हो गए थे। वो उसको उधर ही गिरा, फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है। ये वादे सुनने में आया था मेरे को, तो मैंने भी फायरिंग बंद कर दी। वो पीछे भाग गए, तो 2 बंदे उन्होंने बोला भाई 2 बंदे जो आगे फायरिंग करते जाओ और एक बंदा हमें कवर दे। जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे। तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था, मैंने उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी, जब वो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा 2 बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया। फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की। वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह का कहना है कि दहशतगर्दों ने पार्किंग एरिया से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। चंद दहशतगर्दों ने जो कि आम थे राशन कोफ और ऑटोमेटिक के साथ, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर हमला किया।
वो पहले पार्किंग लॉट में आए और वहाँ से अंदर दाखिल होने की कोशिश की। उस वक़्त लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने उनका मुकाबला किया और जो ही पहला दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश की वो मार दिया गया। लेकिन उसके बाद उसके साथी जो थे वो भी अंदर घुस आए और फायरिंग के तबादले में वो चारों दहशतगर्द जो है वो भी कैफे इकदार को पहुंच चुके हैं और चंद हमारे अफराद जिनकी तादाद सो फार 4 बताई जा रही है, वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के आदमी वो भी शहीद हुए हैं। इस वक्त रेंजर्स और अदर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी पुलिस ने बिल्डिंग को मुहासरे में लिया हुआ है और उसकी क्लियरेंस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी क्लियरेंस हो जाएगी। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो दहशतगर्द थे, जैसे कि पहले लोगों को, उनके ठिकानों को, उनके मास्टर्स माइंड को, उनके बेसिस को लॉ इन्फोर्सिंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तबाह किया है, इसी तरह इनको भी कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वजीर आजम मईशत की तबाही पर कौम से माफी मांगे या इस्तीफा दें। सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि वजीर आजम के लिए 2 ऑप्शन हैं। उनका कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फार्म पर चैलेंज करेंगे। वजीर आजम जिस चीज का नोटिस लेते हैं कीमतें बढ़ जाती हैं। वजीर आजम किसी चीज का नोटिस ना लें, खुद को क्वारंटीना में रखें। सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है, सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि हमारे वजीर आजम के लिए 2 ही ऑप्शंस रहते हैं, 2 ही ऑप्शंस रहते हैं। या हमारा वजीर आजम मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मैंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, मैंने इस हर पाकिस्तानी की जिंदगी और सेहत को खतरे में डाल दिया है, मुझे माफ कीजिए। अब हम सब मिलकर काम करें, एक पाकिस्तान होके काम करें, उन सारे मसाइल को हल करें। या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को यह काम सौंपा जाए कि इस मुल्क की क़यादत करें। पेशावर के नवाही इलाके शाहपुर में सीटीडी और हसास इदारे ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया। मुल्क के मुहाफिजों ने जेर तामीर मकान से छापे के दौरान खुद कुछ जैकेट समेत बारूदी मवाद बरामद कर लिया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद से। जी अदनान, मंसूबे का नाकाम बना दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए पेशावर का ये नवाही इलाका है, शाहपुर में सीटीडी और आजाद इदारों की मुश्तरका कार्रवाई हुई और पेशावर को एक बड़ी तबाही से जो है वो नाकाम बना दिया। ज़ेर तामीर मकान से छुपे हुए के दौरान 2 खुद कुछ जैकेट जो है समेत बारूदी मवाद को जो है वो बरामद कर लिया, जबकि जो दहशतगर्द थे वो फरार होने में कामयाब हो गए। ज़ेर तामीर मकान से 4 दस्ती बम, 4 किलो बारूदी कार्ड और बाल बेरिंग भी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो शामिल की गई है। दहशतगर्दों ने शहर में तबाही के मंसूबों के लिए बारूदी मवाद जो था वो तैयार किया हुआ था। ताहम हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई के बाद जो है दहशतगर्दों का जो मंसूबा है वो नाकाम बना दिया है और बारूदी मवाद को बरामद करके जो है वो डिफ्यूज कर दिया गया है। जी अदनान शाहिद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। गिलगित में जोटियाल नाले में पहाड़ से पत्थर गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जिला द्यामर के इलाके हडर से है। पत्थर गिरने का वाकया फजर के बाद पेश आया। जाँ बहक अफराद में अब्दुल खालिक, उनकी बीवी समेत 4 अफराद शामिल हैं। पुलिस जराये के मुताबिक आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे की तरफ रवाना हो गया है। गिलगित में जोटियाल नाले में पहाड़ से पत्थर गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जिला द्यामर के इलाके हडर से है। पत्थर गिरने का वाकया फजर के बाद पेश आया, जबकि जाँ बहक अफराद में अब्दुल खालिक, उनकी बीवी समेत 4 अफराद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत हुई है। अदालत ने बहरिया टाउन की जमाशुदा रकम के हुसूल की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सहरिश खान से। जी सहरिश। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की जमाशुदा रकम के हुसूल की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। केस की समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत ने रकम मांगने के बजाय अदालती कमेटी के जरिए खर्च करने की इस्तदाब की और अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जज की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए। उनका ये भी कहना था कि सिंध हुकूमत का शुरू से मौक़िफ़ था कि उन्हें ये रकम नहीं चाहिए। अब पैसा आना शुरू हो गया है तो सिंध हुकूमत रकम के लिए आ गई। और दौरान समाअत सिंध हुकूमत की जानिब से कमेटी के नुमाइंदान की शमूलियत पर एतराज किया गया और एडवोकेट जनरल सिंध का कहना था कि सिंध के तरक्याती कामों में वफाक की मदाफत कबूल नहीं करती। इस पर जस्टिस इजाजुर रहमान का कहना था कि सिंध हुकूमत बहरिया टाउन के पैसे तरक्याती कामों के बजाय
गाड़ियां खरीदने पर लगाना चाहती है। दुआएं समाज ब्रीज। बहुत शुक्रिया साहिश आपका। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने की करारदाद जमा करवा दी गई। मतन में कहा गया है कि ये ऐवान मुतालबा करता है कि कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ऑन शिराजी से। जी ऑन। जी काशिफ, बिल्कुल अपोजिशन की जानब से करारदाद जमा करवाई गई है और उस करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत की जानब से जो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है वो वापस लिया जाए। इस करारदाद के वतन में यह भी कहा गया है कि इस इक़दाम से मुल्क में जो महंगाई की बदतरीन लहर पैदा होगी, इससे अवाम माशी बदहाली से दो चार होंगे, मुल्क की सनत और ज़राअत पर भी इंतहाई मंफी असरात मुरतब होंगे। करारदाद पर अपोजिशन समेत हुकूमती इत्तेहादी अराकीन के भी अगर बात करें तो सिग्नेचर है। इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNA जो है नूर आलम, उनका जो दस्तखत है GDA की जानब से भी जो है वो दस्तखत है। PMLQ की जानब से तालिक हुसैन जो है उनका दस्तखत है। उसके अलावा असलम भूतानी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट जो जीत कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, उनके भी दस्तखत है। तो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके तादी और अपोजिशन की अराकीन की जानब से जो है वो ये जमा करवाई गई है करारदाद और इस पे बहस का कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया ऑन आपका। मानसून की आमद करीब है, लेकिन मुल्तान के बेशतर कब्रिस्तान खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं। दाखिली रास्ते पर गंदगी के अंबार और उनसे उठता ताफुन अहले इलाका के लिए वबाल जान बना हुआ है। कब्रिस्तानों में मंशियात फरोशों ने डेरे लगा लिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद काशिफ से। जी अहमद। 12 से शुरू होने को है, मौसम खुशगवार तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुल्तान के अवाम के लिए ख़ास तौर पर उन रिहायशियों के लिए कि जिनके घर कब्रिस्तान के करीब हैं, उनके लिए परेशानी का सामना इस तरीके से है कि कब्रिस्तान के बिल्कुल आगाज़ पर ही कचरे के अंबार लगे हुए हैं। गंदगी और ताफुन से अहले इलाका का जीना दोभर हो चुका है और वो अफराद जो अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए आना चाहते हैं, उनको भी बहुत दुख का सामना जो है वो करना पड़ता है कि कब्रिस्तान में भी गंदगी के अंबार मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ जो मनशियात फरोश अफराद हैं, उन्होंने भी यहाँ पर डेरे लगा रखे हैं। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए कितने अरसे से ये गंद जो है ये मौजूद है और आपने इस हवाले से कभी किसी को कहा है तो सफाई हुई या नहीं? सर जी, ये जब से ये कब्रिस्तान है यहाँ लोगों ने अड्डा ही बनाया हुआ है गंद का, बिल्कुल नशेइयों का अड्डा है ये सारा। हम इतने जलील हुए पड़े हैं, ये देखें जब कितनी नीचे है गली, ये सारा पानी, अभी बारिश आ जाएगी आप आगे यहाँ हिसाब देख लेना, सारा गंद पड़ा हुआ है। वहां से देख के यहाँ तक कब्रिस्तान तक मना किया है लोगों को, निशाइयों का अड्डा बना पड़ा है। हमारे ये घर है, हम बहुत परेशान है इस वजह से। आप मेहरबानी करके कुछ। अच्छा, ये कब्रिस्तान की ये चार दीवारी भी नहीं है, गंदगी के भी अंबार यहाँ नजर आ रहे हैं। कभी किसी मुतलका अफसर को कहा तो वो क्या कहता है? सर जी, हर किसी को तो कहते हैं, डेली कहते हैं। अब तो ये छोड़ो, उस गली में भी गंद रखना शुरू कर दिया है। हर किसी से बात कर रहे हैं। ये कब्रिस्तान का ये ठेका मुकम्मल था, किसी ने नहीं पूछे, ये यहाँ तक आके छोड़ गए। 15 साल हो गए ये बनी पड़ी है। सही। किसी ने अवाम खास से बरहम दिखाई देते हैं और इस हवाले से उनका मुतालबा है। अमीराबाद में हम सब मौजूद हैं और यहाँ के लोगों का ये मुतालबा है कि इस गंदगी को भी कब्रिस्तान के सामने से हटाया जाए और कब्रिस्तान की भी मुरम्मत की जाए। जी अहमद काशिफ, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बोले अगर मौजूद बजट में इस्लाहात ना की गई तो आइंदा साल 700 अरब तक का बजट खसारा हो सकता है और फिर ये पूरा नहीं होगा। उनका कहना था कि मुश्किल इक्तसादी बहरान के बावजूद मुल्क के पास वजीर खजाना ही नहीं। स्पीकर, आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि पिछले साल इन्होंने 5555 टैक्स रेवेन्यू रखा था। हमने उस वक्त भी कहा था ये उल्टे लटक जाए, ये 4200 से ज्यादा अरब से टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। 3900 पर आया। इस साल इन्होंने रखा है, उस टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा के 4900 पे लाए हैं। मैं जनाब अदब के साथ कहता हूं कम से कम 600 से 700 अरब का शॉर्टफॉल होगा जब अगले साल का बजट होगा। मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए और अगले साल बजट के ऊपर हम इस पर बहस करेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद की जज्बाती तकरीर के दौरान अपोजिशन ने भी दिल खोलकर शोर शराबा किया। मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में हर इदारा खसारे में चला गया। वजीर आजम इमरान खान ने गरीबों के लिए तारीखी प्रोग्राम दिया। मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाजरे की दावत भी दी। मुशीर खजाना
कौम के सामने टीवी पे बयान देता है कि जो PIA खरीदेगा स्टील मिल उसको मुफ्त में देंगे। ये इदारे छोड़ के गए थे। दूसरा सवाल हुआ स्पीकर साहब कि आप लोग सामना कैसे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत के खात्मे का एहसास प्रोग्राम दे दिया 208 अरब का। मैं सामना करूंगा, हमारे लोग सामना करेंगे। स्पीकर साहब ये परसों मौसूफ ने चैलेंज दिया था कि इमरान खान मुनाजरा करे। मुराद सईद इमरान खान की सिपाही का सामना नहीं कर सकते, आया इमरान खान का सामना करने। मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, मैं चैलेंज करता हूं कि अवाम के सामने मुनाजरा करना है, पार्लियामेंट में मुनाजरा करना है, मीडिया के सामने मुनाजरा करना है, इवन एंकर आपकी मर्जी का होगा। आओ मुनाजरा कर लो, आओ बहस कर दो। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कहना है कि हजारों मसनूआत पर विद होल्डिंग टैक्स को जीरो पर लेकर गए हैं। मुल्क में शायद ही कभी ऐसा टैक्स फ्री बजट आया हो। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए हम्माद अजहर ने कहा कि अपोजिशन को पता ही नहीं कि बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। माफिया के खिलाफ इलेक्शन से पहले ही कामयाब हो चुके थे। सबसे बड़ी 2 माफियाज को हमने इक्तदार से बाहर निकाला। 1600 आइटम्स हमने अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस लाद दिए थे, विद होल्डिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, उन सब को भी आज हम 1600 आइटम्स यानी कि हजारों प्रोडक्ट्स के ऊपर से हमने उनको जीरो पे हम ले गए। जनाब स्पीकर, अगर हम इस मुल्क को इस वबा से बाहर निकालना चाहते हैं तो आज कौम हमारी तरफ देख रही थी कि हम मिलके आज ये बजट जो कि टैक्स फ्री बजट है, पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी टैक्स फ्री बजट आया हो, शायद ही कभी कहीं ऐसा बजट आया हो कि 1 करोड़ 60 लाख घरानों को उसके अंदर मुस्तफीद होने के लिए जराए रखे गए हो, शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि 30 लाख कारोबारों के 3 माह के बिजली के बिल जो है अदा किए जा रहे हो, शायद ही कभी ऐसा वक्त आया हो कि पाकिस्तान जो छोटे सार्फिन है उनके लिए बिजली के बिलों को मौखर किया जा रहा हो, शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि एनडीए में एक ऐसा सब्जेक्ट जो डिवॉल्व हो चुका है उसके लिए 75 अरब रुपए खर्च कर रहा है सूबों के साथ मिलकर, 50 अरब रुपए सेहत जो डिवॉल्व सब्जेक्ट है PSDP में मैचिंग ग्रांट्स के ऊपर दुगना कर दिया हमने। शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि PSDP में सबसे ज्यादा एलोकेशन सूबा बलोचिस्तान और दूसरी बड़ी एलोकेशन सूबा सिंध के लिए रखी गई। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जरा यहां बजट स्पीच करने के लिए खड़ा हुआ तो अभी बजट टेबल भी नहीं हुआ था और नामंजूर के नारे लगना शुरू हो गए थे। इन्हें पता ही नहीं था कि इस बजट के अंदर कोई टैक्स है ही नहीं। यह संजीदगी का आलम है। लाहौर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिससे खरीदार परेशान हैं। शहर के बेशतर मकामात पर आटे का 20 किलो का थैला 1100 रुपए से तजावुज कर गया है। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो आटे की कीमतों को नीचे लाने के लिए ठोस इक़दाम करें। मज़ीद जान लेते हैं वकार हुसैन से। जी वकार, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर में जो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही है। जिस चीज़ पर भी हाथ रख लें उसकी जो कीमतें हैं उसको लग जाते हैं। ऊपर से चीज़ें तो महंगी हैं ही, लेकिन जो बुनियादी अशिया है उसकी मार्केट में शदीद किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। पहले हमने देखा था कि चीनी का बहरान पैदा हो गया था, अभी हुकूमत की जानिब से चीनी की फराहमी के लिए ठोस इकदाम नहीं किए, लेकिन अब आटे के बहरान ने दोबारा जन्म ले लिया है। शहर में आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। शहरी एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ आटे की तलाश के लिए ख्वार होते फिर रहे हैं। अगर आटा कहीं से मिल भी रहा है तो 20 किलो आटे का जो थैला है वो 1100 रुपये से भी उसकी जो कीमतें हैं वो तजावज़ कर दी हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर के अक्सर इलाकों में जो चक्की हैं वो खुली हुई हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पर आटा मिल रहा है और आटा वहाँ पर 65 रुपये फी किलोग्राम से के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। और शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो आटे की फराहमी के लिए ठोस इक़दाम करे। हुकूमत चाहती है कि आटे का बहरान ख़त्म हो, जबकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी ये चाहती है कि आटे का बहरान ख़त्म हो, लेकिन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना ये है कि आटे की यानी कि जो गंदम की जो मतलूबा मिकदार है उन्हें फ्लोर मिल्स को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आटे का बहरान पैदा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जो सीनियर सूबाई वजीर हैं अब्दुल अलीम खान, उनका बाकायदा तौर पर जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जो वफ्द है उससे मुलाकात हुई है, तो उनका ये कहना था कि गंदम की पाकिस्तान में शदीद किल्लत पैदा हो गई है और अब हुकूमत बाकायदा तौर पर गंदम की इम्पोर्ट करेगी ताकि मार्केट में जो आटे की किल्लत पैदा ना हो। इसके हवाले से
जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उनका भी ये कहना है कि हुकूमत उन्हें अगर मतलूबा मकदार गंदम की फराहम करती है तो आने वाले 10 दिनों में बाकायदा तौर पर गंदम आटे के बुरहान पर काबू पा लिया जाएगा और आवाम को किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा हुकूमत ये चाहती है कि 875 रुपये का थैला 20 किलोग्राम का मार्केट में फरोख्त किया जाए, जिस पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ये कहना है कि उन्हें गंदम मुनासिब मकदार में मिलनी चाहिए। अगर उन्हें गंदम मिल जाती है और किसी भी किस्म की पकड़ धकर उनकी मिल्स में नहीं होती तो वो बाकायदा तौर पर 20 किलो आटे का थैला 875 रुपये में ही फरोख्त करेंगे। जी, गंदम की पाकिस्तान में शदीद किल्लत पैदा हो गई है। सैयद वकार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और पेट्रोलियम कीमतें बढ़ते ही किरायों में फौरी मनमाना इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। कोरोना का सामना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों से किया जाने लगा, इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहर इक़्तिदार में अब तक 12,643 केसेस जबकि 127 अमवात हो चुकी हैं। इंतजामिया एसओपीज बनाकर अमल दरामद करवाना भूल गई। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किरायों के साथ गाड़ियां भरने में मसरूफ हैं, तो मुसाफिर कहते हैं टैक्सी के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते और जाना भी जरूरी है। कोई ट्रांसपोर्ट है, सुजुकीज वगैरह कोई नहीं है, छतें फुल हुई है, अंदर भी फुल है, ना मास्क है ना और कुछ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली गई मगर एसओपीज को। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि सैनिटाइजर और सवारियों को फासले पर बैठाना शुरू किया तो कमाएंगे क्या। कोई बिल्कुल ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई हाल ही नहीं है, ना इन्होंने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई बताया कि जी कोरोना या फलानी टिंगिंग जो भी है। मगर कोरोना के बारे में अभी हमारे साथ सवार पैसेंजर बैठते हैं, वो कहते हैं जी पेट्रोल सस्ता हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ। बाकी चीजें भी देखो, अड्डे वाले मालिकान जो है वो 100 रुपये अभी तक वही अड्डा ले रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन में उन्होंने कोई अड्डा शड्डा कम नहीं किया। हमारे लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं तो यकीनन मेरे इमरान खान से यही ख्वाहिश है कि कुछ हमारे गरीबों के बारे में, पब्लिक के बारे में, कुछ इनके बारे में सोचें। शहरी कहते हैं पेट्रोल सस्ता हुआ तो किराए जूं के तू थे, अब जब महंगा हुआ तो 20% तक इजाफा कर दिया गया है। न सवार होने से पहले सैनिटाइजर दिया जा रहा है, अगर फासले पर बैठने का इसरार करें तो उतरने का कहा जाता है। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से गुजरावाला में सब्जियों की कीमतें भी एकदम से आसमान पर पहुंच गईं, जिसके बाइस महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं रईस खुर्शीद से। जी रईस। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो सब्जियों की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। गुजरांवाला में आज सब्जियों के क्या रेट हैं मैं आपको बताता चलूँ तो प्याज जो कि आज सरकारी रेट है 25 रुपये लिखा गया है, मगर यहाँ पर जो मार्केट में 60 से 80 रुपये में फरोख्त हो रहा है। ऐसे ही जो लीमू है वो भी उसकी कीमत जो सरकारी रेट 110 रुपये है, मगर मार्केट में 140 से 160 रुपये में फरोख्त हो रहा है। टमाटर जो है वो उसकी कीमत 50 रुपये है, मगर मार्केट में 150 रुपये तक फरोख्त की जा रहा है। कैमरा में दिखा सके तो ये जो शिमला मिर्च है यहाँ पर इसकी कीमत जो है 52 रुपये है, मगर मार्केट में ये 85 से 100 रुपये में फरोख्त हो रहा है। ऐसे ही जो मटर की कीमत है 110 रुपये है, मगर मार्केट में ये 150 से लेकर 180 रुपये में फरोख्त हो रहा है। कुछ शहरी भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा क्या खरीदने आए थे, जो सब्जियों की ये कीमतें हैं ये पहले से कम हुई हैं या ज्यादा हुई? जी पेट्रोल मसनूआत बढ़ने से हर तरफ को हर चीज़ को आग लग गई है और जो कि हर चीज़ बसात से बाहर है। पहले ही लॉकडाउन है जिसकी वजह से मामला बड़े ख़राब है कि 2 वक्त की रोटी खाना जो है ना मुश्किल है। ठीक है, अब ऊपर से पेट्रोल बढ़ाने से हर चीज़ महंगी हो गई है, सब्जी टोटली एवरीथिंग एल्स जो कि बसात से बाहर है। शहरी जो है काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। उनका ये कहना है कि लॉकडाउन और कोरोना से आगे ही मुतासर हैं, तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं उससे जो। बहुत शुक्रिया रईस खुर्शीद, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और न्यूज बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।